हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस लेक्चर में जिसमें हम पढ़ने वाले हैं यूपीपीएससी का जो सिलेबस हम पढ़ रहे हैं ये इसका 16वां टॉपिक है। दोस्तों लेक्चर थोड़ा लंबा हो सकता है तो आप मेरे साथ एंड तक बने रहें। साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है उस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आइए पढ़ते हैं हमारा सेक्शन सिटी एंड मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग। सिटी एंड मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग की अगर हम बात करें तो आर क्रूशल एस्पेक्ट ऑफ अर्बन गवर्नेंस एम्ड एट शेपिंग द फिजिकल सोशल इकोनॉमिकल एनवायरमेंटल डायमेंशन ऑफ अर्बन एरियाज़। तो जो भी हमारे पास अर्बन एरियाज़ हैं उसके फिजिकल सोशल इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल डायमेंशंस जो हैं उनको शेप करना, उनको अच्छे से बनाना हम बोल सकते हैं कि सिटी और प्लानिंग के अंदर आता है। दिस प्लानिंग प्रोसेस इन्वॉल्व सिस्टमेटिक डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटजीज पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन टू मैनेज अर्बन ग्रोथ, एनहेंस क्वालिटी ऑफ लाइफ, इंश्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए दोस्तों, ये जो लाइन है ये आप अपने हर एक जो भी आपका मेन एग्जाम जब होगा, रिटन एग्जाम जब होगा, उसके अंदर ये लाइन आप लगा सकते हैं कि हमारा जो मेन पर्पज़ है प्लानिंग का वो क्या है कि हमें स्ट्रेटजीज डेवलप करनी है, साथ ही कुछ पॉलिसीज डेवलपमेंट करनी है, इंटरवेंशन टू मैनेज अर्बन ग्रोथ, अर्बन जो ग्रोथ हो रही है उसके लिए हमें कुछ इंटरवेंशन देने पड़ेंगे, और क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होनी चाहिए, साथ ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम अच्छा बना सकें। ठीक है, लेट एक्सप्लोर द की कॉन्सेप्ट एंड कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू सिटी एंड मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग। सबसे पहले मैं बात करता हूँ सिटी प्लानिंग की। सिटी प्लानिंग इज ऑल्सो नोन एज अर्बन प्लानिंग और टाउन प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द फिजिकल सोशल इकोनॉमिकल एस्पेक्ट ऑफ सिटी और अर्बन एरिया। डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है, इस बारे में थोड़ा सा पूछा जा सकता है कि सिटी प्लानिंग को आप क्या बोलेंगे कि जो भी फिजिकल सोशल इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स हैं सिटी के अर्बन एरिया के उन्हें हमें डिज़ाइन करना है और ऑर्गेनाइज करना है, इसे हम बोलेंगे सिटी प्लानिंग। मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग की बोलेंगे, अब वो सिटी की बात थी, मेट्रोपॉलिटन थोड़ा बड़े लेवल पर आ जाता है। जो बड़ी सिटी होती है जिनकी पॉपुलेशन जो है आई थिंक 10 लाख से ऊपर जो होती है वो मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर आती है। Metropolitan planning involves the coordinated planning development of an entire metropolitan region which includes multiple interconnected city and their surrounding areas। तो अलग अलग इंटरकनेक्टेड सिटी, जैसे बॉम्बे है, बॉम्बे की पॉपुलेशन आप बात करोगे कितनी है, वहाँ पर 2 करोड़ के आसपास है। तो वहाँ पर ऐसा नहीं है समुद्र के इस पर कोई सा टापू कोई एरिया है, फिर ब्रिज कनेक्ट करके इस एरिया है, ऐसे अलग अलग सिटीज़ हैं उसके अंदर जुड़ी हुई बॉम्बे के अंदर, है ना। तो सराउंडिंग एरिया तो उसको एक तरह से उसका जो डेवलपमेंट करना है उसे हम मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग बोलते हैं। Human settlement planning and urban development program. Human settlement planning and urban development programs play a crucial role in shaping the future of cities and towns across the globe. This program aims to promote sustainable urbanization, ensure livable and inclusive communities, and foster economic growth and prosperity. तो ह्यूमन सेटलमेंट प्लानिंग जो है, लोगों को बसाने की जो प्लानिंग है, और अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू हम लोगों को, कम्युनिटी को इंक्लूसिव करते हुए, मतलब इंक्लूड करते हुए और उनके लिवेबल जगह उनको इंश्योर करनी है, साथ ही सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन को प्रमोट करना है और इकोनॉमिक को ग्रोथ देते हुए प्रॉस्पेरिटी की तरफ आगे बढ़ना है। आइए इस बारे में जानते हैं क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं ह्यूमन सेटलमेंट प्लानिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के। पहला है सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन। देखिए सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है, सस्टेनेबल 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। किस किस से? एनवायरमेंट है ना, वहाँ का जो सोशल है और इकोनॉमी है। तो हमें हमारी चीज़ों को ऐसे कल्चरल है ना, सोशल नहीं आएगा, कल्चरल आएगा। तो यहाँ देखिए क्या होता है कि हमें हमारी जो सिटी है उसका डेवलपमेंट ऐसा करना है कि उससे एनवायरनमेंट को ना के बराबर नुकसान पहुँचे या कम से कम नुकसान पहुँचे। नुकसान तो होता ही है जो भी आप कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करते हैं। इकोनॉमी को भी ग्रोथ मिले प्रॉपर, और वहाँ का जो कल्चरल चीज़ें हैं वो भी बनी रहे। ठीक है। प्रमोट सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट बाय इनकॉर्पोरेटिंग एनवायरमेंटल कंसिडरेशन, प्रमोटिंग एफिशिएंट रिसोर्स यूज एंड फोस्टिंग ए बैलेंस बिटवीन अर्बन एंड रूरल एरियाज। तो अर्बन और रूरल एरियाज के बीच में हमें बैलेंस बनाते हुए जो भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसे हमें एफिशिएंट तरीके से यूज़ करना है। ठीक है। अब देखिए लिवेबल एंड इनक्लूसिव कम्युनिटीज़, क्रिएट लिवेबल एंड इनक्लूसिव कम्युनिटी एंड प्रोवाइड एक्सेस टू एसेंशियल सर्विस, एडिक्वेट हाउसिंग, पब्लिक स्पेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल सिटीजन्स। अब इनक्लूसिव मतलब आप ही का जो एरिया है उसके अंदर सभी टाइप के लोग रह रहे हैं ना। तो हमें इस टाइप से, ऐसा नहीं कि मतलब हम जैसे डेवलपमेंट करते हैं तो वहाँ पर कुछ हाई ग्रुप वाले भी रहेंगे, कुछ मिडिल ग्रुप वाले भी रहेंगे, कुछ लो ग्रुप वाले भी रहेंगे, और सभी के लिए जो जैसे गार्डन है, पार्क है, सुविधाएं, वो सभी के लिए बराबर रेट पर या सभी के लिए बराबर तरीके से वो प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है।
Economic growth and prosperity. Stimulate economic growth and prosperity by fostering innovation, attracting investment and creating employment opportunities in urban area. तो हमें इकोनॉमिक ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी को बढ़ावा देना है, इनोवेशन को बढ़ावा देना है, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना है और एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ को हमारा जो अर्बन एरियाज है उसके अंदर बढ़ावा देना, ये हमारे ह्यूमन सेटलमेंट के ऑब्जेक्टिव्स हैं. Resilience and disaster preparedness. Enhance resilience against disaster, climate change and incorporating disaster risk reduction measures, building adaptive infrastructure, promoting preparedness among communities. तो जो भी कम्युनिटीज़ है उनके अंदर जो भी डिज़ास्टर वहाँ पर हो सकते हैं, जो भी पॉसिबल डिज़ास्टर है, जैसे आपका डिज़ास्टर के अंदर आप बात कर सकते हैं कि फ्लड हो सकता है ना, अर्थक्वेक हो सकता है. तो उसके अलावा इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमें प्रिपरेशन करनी है. मान लीजिए मेरा अर्थक्वेक जोन 4 में आता है, तो अगर अर्थक्वेक आता है हाई इंटेंसिटी का, तो वहाँ पर हमें बिल्डिंग के लिए अलग से गाइडलाइंस बनानी पड़ेगी. थोड़ा सा हमें अलग से एग्जिट प्लान हमेशा तैयार रखने पड़ेंगे. बिल्डिंग की हाइट्स को हमें रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा. तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर अप्लाई करते हैं. गुड गवर्नेंस एंड पार्टिसिपेशन. प्रमोट गुड गवर्नेंस एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेक होल्डर इन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स. तो जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें सिटी के पीपल आ जाते हैं, अर्बन प्लानर्स आ जाते हैं, आपकी गवर्नमेंट आ जाती है, नगर निगम नगर पालिका आ जाती है, तो सभी के बीच में एक वेल कोऑर्डिनेट तरीके से वो लोग काम करें और अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जितने भी हों ना अच्छे से इम्प्लीमेंट करें. अगला है की कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट प्लानिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम. अब क्या क्या की कंपोनेंट्स हैं? अर्बन प्लानिंग एंड लैंड यूज मैनेजमेंट. Formulate comprehensive use urban planning document that guide land use, infrastructure development and conservation efforts. तो हमें ऐसी अर्बन प्लानिंग के डॉक्यूमेंट्स और लैंड यूज़ को ऐसे गाइड करना पड़ेगा. साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और कंजर्वेशन एफर्ट्स हमें प्रॉपर तरीके से लगाने पड़ेंगे कि हम जो है लैंड यूज़ को अच्छे से मैनेज कर पाएँ. अब लैंड यूज़ जैसे मैं आपको बात करा, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ अपने लेक्चर में कि रेजिडेंशियल होता है, कमर्शियल होता है, इंडस्ट्रियल होता है आपका, है ना. इसके अलावा आपका क्या नाम है, एग्रीकल्चर लैंड यूज़ होता है. तो ऐसे कुछ जो लैंड यूज़ हैं, इसके अलावा जोनिंग भी हम उसमें कर सकते हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, डेवलप एंड मेंटेन एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, एनर्जी सिस्टम, वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटीज़. तो कोई भी सिटी है उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो है ट्रांसपोर्टेशन लिंकेज जो होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं. पानी की सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई, एनर्जी सिस्टम, वेस्ट मैनेजमेंट की फैसिलिटी, ये सारे के सारे हमें जहाँ पर भी हम लोगों को बसा रहे हैं हमें ये काम करना पड़ेगा. हाउसिंग एंड अर्बन रिन्यूअल. एड्रेस हाउसिंग नीड्स बाय प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल हाउसिंग ऑप्शन, प्रमोटिंग स्लम रिहेबिलिटेशन एंड रिवाइटलाइजिंग अर्बन नेबरहुड्स. तो हमें क्या करना है कि हमें हमारा आस पड़ोस, अर्बन नेबरहुड्स मतलब जो आस पड़ोस का जो एरिया है वहाँ पर हमें स्लम अगर ऐसा कुछ झुग्गी दोस्ती है तो उसको ऊपर उठाना है ना. उनको रिहेबिलेट करना है, वापस से उन्हें बसाना है, रिवाइटलाइज उन्हें अपग्रेड करना है. साथ ही जो लोग सिटी के अंदर रह रहे हैं उन्हें अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड करनी है. अब अफोर्डेबल हाउसिंग किस किस से प्रोवाइड करते हैं जनरली अपन? प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, है ना, MMAY मुख्यमंत्री आवास योजना, राजीव आवास योजना. इस टाइप से कुछ स्कीम्स चलती है जो आपको ये प्रोवाइड करती है कि आप वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनको अफोर्डेबल हाउसिंग उस एरिया में प्रोवाइड कर सकें. Environmental protection and conservation. Integrate environmental consideration into urban planning, implements pollution control measures, protect natural resources within urban areas. तो उस अर्बन एरिया के अंदर जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हमें प्रोटेक्ट करना है. साथ ही जो पोल्यूशन किसी भी कारणों से हो रहा है तो उसके लिए कंट्रोल मेजर्स हमें वहाँ पर अप्लाई करने पड़ेंगे. अर्बन रीजनरेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. प्रमोट अर्बन रीजनरेशन इनिशिएटिव टू रिवाइटलाइज डिक्लाइनिंग एरियाज, अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट एंड क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. तो जहाँ पर जो डिक्लाइनिंग एरिया है, जो धीरे धीरे उनकी परेशानियाँ डेवलप हो रही है ना. आप डिक्लाइनिंग कैसे होता है अब आप समझिएगा. जैसे किसी एरिया में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम की परेशानी होने लग गई या बहुत ज़्यादा कंजस्टेड वहाँ पर चीज़ें हो गई तो वो धीरे धीरे डिक्लाइनिंग की तरफ, वहाँ पर क्या होता है लोग रहना पसंद नहीं करते ना, खुले एरिया में रहना पसंद करते हैं. तो अब ऐसे एरिया को हमें वापस से रीजनरेट करना पड़ेगा, कुछ इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे जिसको उस एरिया को रिवाइटलाइज किया जाए, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करना पड़ेगा. सोशल डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ. एनहेंस सोशल डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड सोशल सर्विसेज. तो हेल्थ केयर के लिए क्या होते हैं, आपके जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसके लिए आपको प्रॉपर ज़मीन प्रोवाइड करनी पड़ेगी. जो आपके हॉस्पिटल्स हैं उसके लिए आपको ज़मीन प्रोवाइड करनी पड़ेगी. हर एक गली मोहल्ले में जैसे मोहल्ला क्लिनिक होते हैं या छोटे छोटे से सेंटर्स बने होते हैं वो आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे. सोशल सर्विसेज आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी. कम्युनिटी इंगेजमेंट एंड पार्टिसिपेशन. फोस्टर कम्युनिटी इंगेजमेंट एंड पार्टिसिपेशन इन अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस टू इंश्योर इंक्लूसिव एंड रिस्पॉन्सिव आउटकम. तो
सभी को इन्वॉल्व करते हुए, सभी का रिस्पॉन्स लेते हुए हमें काम करना है। मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन, रेगुलरली मॉनिटर एंड इवोल्यूट द इफेक्टिवनेस अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स टू आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ फॉर इंप्रूवमेंट, अडेप्ट स्ट्रेटजीज अकॉर्डिंगली। तो जो जो भी अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम हमने लॉन्च कर रखे हैं, भले ही वो आपका मास्टर प्लान हो, है ना, आपका क्या बोल सकते हैं कि पूरा जोनल प्लान हो, जोनिंग हो, जो भी आप वहाँ पर करते हैं, तो उसका टाइम टाइम पे आप उसकी इफेक्टिवनेस को इवैल्यूएट करते रहें, ताकि आप जो अपनी स्ट्रेटजीज़ है उसको टाइम टू टाइम अपग्रेड कर पाएँ। ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट प्लानिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। अब क्या क्या ह्यूमन सेटलमेंट प्लानिंग और अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम के क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, आइए जानते हैं। पहला आता है यूनाइटेड नेशन हैबिटेट्स न्यू अर्बन एजेंडा। दिस ग्लोबल फ्रेमवर्क प्रोवाइड्स ए कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ गाइडलाइंस फॉर सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन एंड इंक्लूसिव अर्बन डेवलपमेंट। तो इन्होंने कुछ गाइडलाइंस दी हुई है जिससे हम क्या कर सकते हैं, ये वर्ड जो है सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन, मतलब हमें एनवायरनमेंट को बिना नुकसान पहुंचाए शहरीकरण की तरफ आगे बढ़ना है। ठीक है। तो उसमें पूरी की पूरी एक गाइडलाइन उन्होंने प्रोवाइड की हुई है। वर्ल्ड बैंक सस्टेनेबल सिटी प्रोग्राम, दिस प्रोग्राम सपोर्ट कंट्रीज इन डेवलपिंग सस्टेनेबल एंड रेजिलेंट अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंप्रूविंग अर्बन सर्विस डिलीवरी। तो वर्ल्ड बैंक है, कुछ ऐसे एरिया है जहाँ पर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रेजिलेंट अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर हम डेवलप कर रहे हैं, तो हम वो पूरे देश को जो है सस्ती दर पे लोन प्रोवाइड करेगा। कौन प्रोवाइड करेगा? वर्ल्ड बैंक, है ना। तो इसका एक प्रोग्राम है सस्टेनेबल सिटी प्रोग्राम, जिसके अंदर ये क्या करेगा, जहाँ पर भी आप जो अर्थक्वेक है, फ्लड रेजिस्टेंट अर्बन स्ट्रक्चर अगर बना रहे हैं, साथ ही सस्टेनेबल डेवलप कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये आपको फंड प्रोवाइड करेगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक अर्बन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी 2020, दिस स्ट्रेटजी फोकस ऑन डेवलपिंग लिवेबल, सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव सिटीज़ इन एशिया। तो एशिया के अंदर कौन काम कर रहा है? ये एशियन डेवलपमेंट बैंक, है ना, ये भी लोन प्रोवाइड करता है। अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक अफ्रीका के अंदर जो है सस्टेनेबल और रेजिलेंट अर्बन डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। यूरोपियन यूनियन, दिस एजेंडा फोकस डेवलपिंग सस्टेनेबल, इंक्लूसिव एंड रेजिलेंट सिटी इन यूरोप। तो यूरोपियन वाला यूरोप में, अफ्रीकन वाला अफ्रीका में, एशिया वाला एशिया में, वर्ल्ड बैंक वाला पूरे वर्ल्ड में। और यूनाइटेड नेशन का एक एजेंडा है जिसने प्रत्येक सिटी के लिए पूरा एक जनरलाइज गाइडलाइन उन्होंने निकाल दी है। अर्बन पॉलिसीज़, दोस्तों आप अभी तक अगर मेरा लेक्चर देख रहे हैं और आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर नहीं किया है, तो टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर जाकर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं अर्बन पॉलिसीज़ के बारे में। Urban policies are set of strategies, plan and guidelines formulated by government and local authorities to address the challenges and opportunities associated with urban development। जो भी अर्बन डेवलपमेंट, जो भी आप सिटी का डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो जो भी पॉलिसीज़ हैं, जो सेट ऑफ स्ट्रेटजीज़ हैं, जो प्लान है, जो गाइडलाइंस जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई हैं, है ना, जिसके अंदर चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ को एसोसिएट किया गया है, उसको हम बोलते हैं अर्बन पॉलिसीज़। दिस पॉलिसीज एम टू शेप द ग्रोथ एंड फंक्शनिंग ऑफ अर्बन एरिया, प्रमोट सस्टेनेबिलिटी, एनहेंस क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड एड्रेस वेरियस सोशल, इकोनॉमिकल एंड एनवायरमेंटल इश्यूज़। तो इन पॉलिसीज़ का क्या रीज़न होता है कि हम अच्छे से हमारी जो सिटी अच्छे से फंक्शन करें, सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करें, है ना, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इंक्रीज़ हो जाए आपकी, और वेरियस सोशल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल इश्यूज़ को हम उसमें इन्वॉल्व कर सकें। अर्बन पॉलिसीज़ कैन कवर ए वाइड रेंज ऑफ एरिया एंड देयर फोकस में वेरी बेस्ड ऑन द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रायोरिटी ऑफ ईच सिटी। प्रत्येक सिटी की प्रायोरिटीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए अलग अलग पॉलिसीज़ जो बनाई गई है, आइए कुछ जानते हैं। सबसे पहला है लैंड यूज़ एंड जोनिंग पॉलिसीज़, है ना। क्या ऑब्जेक्टिव है इसका? टू रेगुलेट द यूज़ ऑफ लैंड विद इन अर्बन एरियाज, गाइड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, कंपोनेंट्स, जोनिंग रेगुलेशन, लैंड यूज डेजिग्नेशन, मास्टर प्लान दैट आउटलाइन द परमिटेड यूज़ इन डिफरेंट एरियाज। समझिएगा, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर, जैसे मैं बताता हूँ, ये मैंने रेजिडेंशियल जोन घोषित कर दिया, जो कि जनरली 45 to 50% होता है पूरी सिटी का। रेजिडेंशियल जोन जो होता है 45 to 50% होता है ना। 5% के आसपास इंडस्ट्रियल जोन होता है, 15 से 20% के आसपास कमर्शियल जोन होता है, 15 से 20% के आसपास एग्रीकल्चर जोन होता है। अब ये मान लीजिए मेरा 45% रेजिडेंशियल जोन है ना। अब पहला तो मैंने यहाँ पर लैंड यूज़ डिफाइन कर दिया कि यहाँ पर लोग रहेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर मैं इसको जोन में डिवाइड कर सकता हूँ, अलग अलग जोन 1, जोन 2, जोन 3। अब यहाँ पर मैं रेस्ट्रिक्ट कर दूंगा कि ये एयरपोर्ट के नियर है, तो यहाँ पर जो बिल्डिंग की हाइट है वो 18 मीटर 20 मीटर से ज़्यादा की हाइट या 3 मंजिला से ज़्यादा की हाइट नहीं होगी। ये एरिया थोड़ा सिटी से दूर है, यहाँ पर मैं देखता हूँ कि यहाँ पर मुझे वर्टिकल ग्रोथ करनी है, तो यहाँ पर मैं कुछ ऐसे मल्टी स्टोरीज़ को प्रमोट कर दूंगा, 10 मंजिला 15 मंजिला, है ना। ठीक है, तो इस टाइप से हम कर सकते हैं। हाउसिंग पॉलिसीज़ टू ऑब्जेक्टिव टू इंश्योर अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हाउसिंग फॉर ऑल रेजिडेंट्स। क्या क्या कंपोनेंट है हाउसिंग पॉलिसीज़ के? अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोग्राम,
रेट कंट्रोल मेजर्स, हाउसिंग सब्सिडीज, पॉलिसीज टू एड्रेस होमलेसनेस। तो ये इसका काम ये है कि जो क्वालिटी ऑफ हाउसिंग है, जो भी सभी सिटी के अंदर लोग रह रहे हैं उनके लिए एक हाउसिंग अफोर्डेबल ऑप्शन प्रोवाइड करना। अब इसके क्या क्या कंपोनेंट हैं? अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोग्राम्स में मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, कुछ रेंट कंट्रोल मेजर्स होते हैं, है ना, हाउसिंग सब्सिडीज़ प्रोवाइड की जाती है, पॉलिसीज़ जो होमलेसनेस हैं, जो जिनके पास घर नहीं है उसके लिए पॉलिसीज़ प्रोवाइड की जाती है। ट्रांसपोर्टेशन एंड मोबिलिटी पॉलिसीज़ ऑब्जेक्टिव टू एनहेंस मोबिलिटी, रिड्यूस कंजेशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन। तो कंजेशन को कम करने के लिए, मोबिलिटी को एनहेंस करने के लिए और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन के लिए कुछ ट्रांसपोर्टेशन की पॉलिसीज़ होती है ना। नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी आपको पता है ये 2010 या 11, है ना, एक बार मेरे को चेक करना पड़ेगा, 2010 में NUTP, है ना, अपन ने पढ़ा था वैसे लेक्चर में, आप देख सकते हैं पिछले वाला लेक्चर जाके। पब्लिक ट्रांसिट इनिशिएटिव, ट्रैफिक मैनेजमेंट की स्ट्रेटजीज, पेडेस्ट्रियन साइकिलिंग के लिए अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूस रिलायंस ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स, तो प्राइवेट व्हीकल्स को कैसे कम किया जाए, पेडेस्ट्रियन साइकिलिंग के लिए अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के इनिशिएटिव लेना, ट्रैफिक मैनेजमेंट के अलग अलग स्ट्रेटजीज को आना, ये सब इसके कंपोनेंट हैं। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पॉलिसीज ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट एनवायरमेंटली फ्रेंडली प्रैक्टिस, एड्रेस अर्बन चैलेंजेस रिलेटेड टू पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज। जो भी पोल्यूशन हो रहा है, जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उससे रिलेटेड जो है एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को एड्रेस करना। इसके क्या क्या कंपोनेंट है इसमें, जैसे आप देख सकते हैं ग्रीन बिल्डिंग स्टैंडर्ड, जैसे ग्रिया हो, है ना, ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिट असेसमेंट, ग्रिया हो गया, है ना, और क्या हो गया, लीड हो गया, इस टाइप के कुछ असेसमेंट होते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट के अलग अलग प्रोग्राम्स इसके अंदर आते हैं कंपोनेंट में। ग्रीन स्पेसेस को कंजर्व करना, है ना, और इनिशिएटिव फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जैसे सोलर लगाना छतों के ऊपर, पानी की बचत करना है, आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इस टाइप की चीज़ें जो है इसके बेसिक कंपोनेंट है किसके, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पॉलिसीज़ के। इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉलिसीज, अब इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव है? इसके ऑब्जेक्टिव है टू फोस्टर इकोनॉमिक ग्रोथ, अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट एंड क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटी। इकोनॉमिक ग्रोथ को तेजी से बढ़ाना, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करना, ये इसके ऑब्जेक्टिव है। अब कंपोनेंट क्या क्या हैं? बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल जोनिंग, तो हमें हमारी सिटी के अंदर एक अलग से इंडस्ट्रियल जोन बनाना पड़ेगा और वहाँ पर सस्ती रेट्स पर लोगों को ज़मीन देनी पड़ेगी। इंसेंटिव्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सपोर्ट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, इनिशिएटिव फॉर एनहेंस लोकल इकोनॉमी। तो जो लोकल इकोनॉमी है, जैसे मोदी जी ने एक चला रखा है कि एक स्टेशन एक उत्पाद, तो आजकल हर एक स्टेशन पे एक स्पेशल दुकान आप देखेंगे तो आपको उस एरिया में जो भी फेमस चीज़ है वहाँ की एक स्पेशल दुकान आपको हर एक स्टेशन पे जरूर मिलेगी, है ना। साथ ही एंटरप्रेन्योरशिप में जैसे शुरू के गवर्नमेंट क्या करती है, शुरू के 3 साल 5 साल आपका टैक्स माफ़ कर देती है, मिनिमम 5% टैक्स आपसे लेती है। फिर जब आपका बिजनेस सेटलमेंट होता है तो जो भी उसकी जिस भी GST रेंज में वो आ रहा है वैसा उससे टैक्स लिया जाता है ना। सोशल इनकल्शन एंड इक्विटी पॉलिसीज ऑब्जेक्टिव टू एड्रेस सोशल डिस्पेरिटीज, प्रमोट इनकल्सिविटी, इंश्योर इक्वल एक्सेस टू रिसोर्स एंड अपॉर्चुनिटीज़। तो सोशल, सभी को सोशली इंक्लूड मतलब करना है, जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी गार्डन है, वाटर सप्लाई है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, उन पर सभी का समान अधिकार है और सबको इक्वली वो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। अब इसके अंदर कंपोनेंट्स क्या हैं? अफोर्डेबल हेल्थ केयर, है ना, सबसे पहले जो भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है वो सभी के लिए समान रूप से अवेलेबल होनी चाहिए। एजुकेशन के इनिशिएटिव्स होने चाहिए, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होने चाहिए, एंड पॉलिसीज टू एड्रेस होमलेसनेस एंड पॉवर्टी। जो भी गरीबी है, होमलेसनेस है, उसको दूर करने के लिए पॉलिसीज होनी चाहिए। एक सेकंड, ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव्स, इसके ऑब्जेक्टिव टू लिवरेज टेक्नोलॉजी एंड डेटा टू इंप्रूव अर्बन सर्विसेज, गवर्नेंस एंड ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो डेटा का यूज़ करते हुए, टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ को हमें सुधारना है। अब इसके अंदर कंपोनेंट्स हैं, इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्मार्ट टेक्नोलॉजीज़ का इंप्लीमेंट करना, डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, इनिशिएटिव टू एनहेंस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को एनहेंस करना, कल्चरल हेरिटेज एंड अर्बन डिजाइन पॉलिसीज ऑब्जेक्टिव टू प्रिजर्व एंड प्रमोट कल्चरल हेरिटेज, एनहेंस एस्थेटिक्स एंड गाइड अर्बन डिजाइन। तो कल्चरल में क्या, जो भी हमारे पास कल्चरल हेरिटेज अवेलेबल है उसको प्रिजर्व करना, उसको प्रमोट करना, उसके एस्थेटिक, उसके सुंदरता को सुधारना और अर्बन डिज़ाइन को गाइड करना। इसके जो कंपोनेंट्स हैं उसमें हिस्टोरिक प्रिवेंशन प्रोग्राम्स हैं, डिज़ाइन गाइडलाइंस हैं, इनिशिएटिव टू क्रिएट वाइब्रेंट पब्लिक स्पेसेस, जो लोगों के लिए जगह है, वाइब्रेंट पब्लिक स्पेस मतलब लोगों को यूज़ करने के लिए हमें जो जगह है वो यूज़ करनी है, और वो किससे बोल सकते हैं कि जो भी वहाँ पर हिस्टोरिक जो चीज़ें हैं उसके आसपास के एरिया में वैसा ही डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है। रेजिलेंस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसीज टू इंश्योर द सिटी एबिलिटी टू विदस्टैंड, रिकवर एंड नेचुरल मैन मेड डिजास्टर।
जो भी सिटी है नेचुरल डिज़ास्टर हो सकता है, मैनमेड डिज़ास्टर हो सकता है, उससे के साथ वो खड़ी रहे और उससे जल्दी से रिकवर कर जाए, ऐसी रेजिलेंट हमें क्रिएट करनी पड़ेगी। अब इसके अंदर जो कंपोनेंट्स आएंगे वो हैं डिज़ास्टर को प्रिपेयर करना, प्लान, डिज़ास्टर प्रिपेयरनेस प्लान, इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलेंस स्ट्रेटजीज, पॉलिसीज फॉर रिस्क रिडक्शन। तो रिस्क रिडक्शन के लिए पॉलिसीज जैसे कोई भी अपार्टमेंट है तो अपार्टमेंट के अंदर जो है फायर अलार्म का सिस्टम, फायर के लिए प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, सीढ़ियों का जो है विड्थ प्रॉपर होनी चाहिए। कमर्शियल बिल्डिंग में नंबर ऑफ बोल सकते हैं कि आप विड्थ जो है सीढ़ियों की विड्थ ज़्यादा होनी चाहिए, वहाँ पर फायर के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए वहाँ के लोगों की, शॉपकीपर्स जो भी हैं, तो ऐसी चीज़ें वहाँ पर होनी चाहिए। गवर्नेंस एंड पार्टिसिपेटरी प्लानिंग पॉलिसीज to promote effective governance, transparency and community participation in decision making components, participatory planning process, citizen engagement initiative and measures to enhance accountability। तो जो भी इफेक्टिव गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी करनी है हमें जिसके अंदर सिटीजन का एंगेजमेंट हम डाल सकते हैं, अकाउंटेबिलिटी जो है उसके कुछ मेजर्स हम डाल सकते हैं, सभी लोगों का पार्टिसिपेशन प्लानिंग प्रोसेस में हो। साथ ही जैसे आजकल जो चल गया है कि ऑनलाइन कर दी सारी चीज़ें ना, आप सब कहते हैं ऑनलाइन, तो उसके अंदर क्या होता है कि एक गवर्नेंस का और पार्टिसिपेटरी प्रोसेस होता है और सबके सामने वो क्लियर होता है, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होता है। पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसीज to ensure the health and safety of urban residents components, public health programs, safety regulation policy related to air and water and quality। तो कुछ पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स होते हैं, अलग अलग सेफ्टी रेगुलेशंस होते हैं, एयर और वाटर क्वालिटी से रिलेटेड जो कुछ पॉलिसीज़ हैं वो इसके अंदर आती है। इनकल्सनरी हाउसिंग पॉलिसीज टू एड्रेस हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी, प्रमोट मिक्स्ड इनकम कम्युनिटीज़। जो भी एरिया आप डेवलपमेंट कर रहे हैं वहाँ पर आप मिक्स्ड इनकम कम्युनिटीज़ को आप प्रमोट कर सकते हैं, जहाँ पर हाई इनकम ग्रुप HIG, मिडिल इनकम ग्रुप MIG, लो इनकम ग्रुप LIG है ना, वो सभी के सभी इसके अंदर आ जाएंगे। इंसेंटिव्स फॉर डेवलपर टू इंक्लूड अफोर्डेबल हाउसिंग यूनिट इन न्यू डेवलपमेंट। जो भी न्यू डेवलपमेंट वो कर रहे हैं, अगर उसके अंदर वो अफोर्डेबल हाउसिंग जो है, जो कम दरों पर अगर वो घर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनके लिए कुछ इंसेंटिव्स गवर्नमेंट की तरफ से है ना हम प्रोवाइड कर सकते हैं। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसीज ऑब्जेक्टिव टू इनकॉर्पोरेट नेचुरल एलिमेंट इनटू अर्बन प्लानिंग फॉर एनवायरमेंटल एंड रिक्रिएशनल बेनिफिट्स कंपोनेंट, पॉलिसीज प्रमोटिंग पार्क, ग्रीन रूफ, सस्टेनेबल ड्रेनेज सिस्टम एंड अर्बन फॉरेस्ट्री। तो जो नेचुरल एलिमेंट्स हैं उसको हमें और एनवायरमेंटल रिक्रिएशनल बेनिफिट के लिए हम उसे इंक्लूड करना है, जिसके अंदर पार्क को प्रमोट करना है, ग्रीन रूफ को प्रमोट करना है, सस्टेनेबल ड्रेनेज सिस्टम को प्रमोट करना है, अर्बन फॉरेस्ट्री जो सिटी के अंदर जो जंगल है उसको बढ़ावा देना है। डिजिटल इनकल्चर पॉलिसीज़, इसके क्या ऑब्जेक्टिव, टू इंश्योर दैट ऑल रेजिडेंट्स हैव एक्सेस टू डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड इन्फॉर्मेशन कंपोनेंट। इसके अंदर डिजिटल डिवाइस जो है एक ब्रिज बनाना है, प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करना है, डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल लाइब्रेरी, इस टाइप की चीज़ें जनता के बीच में हमें प्रोवाइड करनी है। Implementation and monitoring. Urban policies are most effective when they are actively implemented and periodically reviewed. Monitoring mechanism, feedback loops and flexibility to adapt to changing circumstances are crucial for the success of urban policies. तो अर्बन पॉलिसीज़ जो हैं उनका टाइम टू टाइम हमें इम्प्लीमेंटेशन तरीके से और प्रॉपर मॉनिटरिंग करें जिससे वो सक्सेसफुल तरीके से लागू हो सके। इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ पॉलिसीज, अर्बन पॉलिसीज आर ऑफन इंटरकनेक्टेड एंड सक्सेस रिक्वायर्स ए होलिस्टिक अप्रोच दैट कंसिडर द इंटरडिपेंडेंसी अमंग डिफरेंट पॉलिसी एरियाज। फॉर एग्जाम्पल, ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी इम्पैक्ट एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉलिसी इन्फ्लुएंस हाउसिंग मार्केट एंड सोशल इंक्लूजन पॉलिसी कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल कम्युनिटी वेलबींग। तो जैसे ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी है वो एनवायरनमेंट को भी अफेक्ट करती है, इकोनॉमी को भी अफेक्ट करती है, हाउसिंग मार्केट को भी अफेक्ट करती है ना, और सोशल इंक्लूजन पॉलिसी जो है ओवरऑल कम्युनिटी की वेलबींग में हेल्प करती है। तो सभी की सभी जो पॉलिसीज़ हम बना रहे हैं उनका एक इंटरकनेक्टेडनेस होनी चाहिए और साथ ही साथ उसको एक होलिस्टिक अप्रोच, मतलब एक अच्छे भाव से वो काम हमें करना होगा। Community engagement. Effective urban policy involve the active engagement of communities, inculcation of diverse perspectives, ensure that policies are responsive to needs and aspiration of people who live work in the city। तो जो भी पॉलिसीज़ बना रहे हैं वहाँ के लोगों के लिए बना रहे हैं, तो उनका इंगेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ना, ताकि जो लोग रह रहे हैं उनकी जो नीड्स है, एस्पिरेशंस है, उसको वो पूरा कर पाए। ग्लोबल एंड लोकल कॉन्टेक्स्ट, अर्बन पॉलिसीज आर शेयर्ड बाय बोथ ग्लोबल ट्रेंड्स एंड लोकल कॉन्टेक्स्ट। सिटी ऑफन अडेप्ट बेस्ट प्रैक्टिसेस from around the world while tailoring policies to address the unique challenges and opportunities present in their specific urban environment। तो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें
और लोकल कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो सारी की सारी जो भी यूनिक चैलेंजेस हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, है ना, किसी भी अलग अलग अर्बन एनवायरनमेंट में, तो उनको ध्यान में रखते हुए हमें पॉलिसीज़ क्रिएट करनी चाहिए। अर्बन पॉलिसी आर डायनेमिक एंड रिक्वायर कंटिन्यूस एवोल्यूशन एंड अडेप्टेशन ऑफ एड्रेस इमर्जिंग चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी इन एवर चेंजिंग अर्बन लैंडस्केप। प्रत्येक क्षण जो चेंज हो रहा है अर्बन लैंडस्केप, उसके अंदर जो है कंटिन्यूस एवोल्यूशन अडेप्शन जो है जरूरी है अर्बन पॉलिसीज़ को बनाते समय। सक्सेसफुल अर्बन गवर्नेंस इन्वॉल्व्स कोलैबोरेशन अमंग डिफरेंट एजेंसीज फॉर द प्राइवेट सेक्टर, सिविल सोसाइटी, कम्युनिटी कलेक्टिवली वर्क टुवर्ड्स द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ सिटीज़। तो एक अगर सक्सेसफुल पॉलिसीज़ की बात करें, अर्बन गवर्नेंस की बात करें, तो वो एक कलेक्टिव वर्क होता है जिसके अंदर सभी का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो दोस्तों सिटी एंड रीजन लिंकेज, अगर आप दोस्तों अभी तक मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी आरपीएससी की पूरी प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाकर आप लिस्ट चेक कर सकते हैं। यूपीपीएससी की भी पूरी एक प्लेलिस्ट है, वो भी आप जाकर चेक कर सकते हैं, जिससे आपको अलग अलग टॉपिक पढ़ने में सहायता मिलेगी। तो पढ़ते हैं सिटी एंड रीजन लिंकेज। CD region linkage refer to the relationship and interdependency between city and its surrounding region. The interconnection between urban centers and their hinterland or border metropolitan areas are critical for sustainable development, economic growth, and the overall well-being of pollution. These linkage involve the flow of people, goods, service, information, and often extend beyond the administrative boundaries. Here are key aspect of city region linkages. तो सिटी जो है, अब सिटी ऐसा नहीं, अब सिटी क्या होती है, सिटी के आसपास आपने देखे होंगे कि बहुत सारे कस्बे होते हैं, है ना, कुछ अलग जोन होते हैं, किसी पर्टिकुलर में फसल ज़्यादा होती है। तो वो जो लिंकेजेस हैं, जो कनेक्टिविटी है, वो प्रॉपर कनेक्टिविटी हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। इससे क्या होता है कि गुड्स एंड सर्विसेज और इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान जो है ना, वो तेज़ी से होता है और इस पूरे ओवरऑल सोसाइटी को फ़ायदा मिलता है। आइए जानते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, कम्यूटिंग पैटर्न्स। Many people live in surrounding region but work in city creating a flow of labor, है ना। तो बहुत सारे लोग जो हैं सिटी से बाहर रहते हैं और दिन में आते हैं सुबह 9 बजे और शाम को 5 बजे चले जाते हैं। सप्लाई चेन, इंडस्ट्री इन सिटीज़ ऑफन रिले ऑन रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल एंड प्रोडक्ट सोर्स फ्रॉम दी सराउंडिंग रीजन्स। अब जैसे मान लीजिए आपके पास में अगर गन्ना ज़्यादा होता है, तो अगर उसकी फैक्ट्री यहाँ पर है तो सिटी में फैक्ट्री है, तो वो कहीं ना कहीं अपने पास के गाँव पर, पास के एरिया पर वो डिपेंडेंसी उसकी होगी। स्पेशलाइजेशन, डिफरेंट एरिया विद इन रीजन में स्पेशलाइज इन स्पेसिफिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कंट्रीब्यूटिंग टू ओवरऑल इकोनॉमिक डाइवर्सिटी। तो कुछ एरिया जो हैं वो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है, जैसे पर्टिकुलर मैंने बताया ना आपको, जैसे यहाँ गन्ना ज़्यादा पैदा हो रहा है तो उसी में कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी, शुगर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ उसमें वो ज़्यादा हो गया, कपास ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ पर उस एक्टिविटीज़ को अपन ने बढ़ावा दे दिया, ठीक है, तो वो स्पेशलाइजेशन हो जाता है उस एरिया का। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, हाईवे, रेलवे, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम, है ना, जो भी सराउंडिंग रीजन से उसे कनेक्ट करता है, जिससे एक फैसिलिटी मिलती है पीपल्स और गुड को, जो लोग हैं और जो सामान है उसको ट्रांसपोर्ट होने में एक फैसिलिटी प्रोवाइड होती है। यूटिलिटीज, सिटीज़ ऑफन प्रोवाइड यूटिलिटीज लाइक वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, वेस्ट डिस्पोजल सर्विस टू नेबरिंग एरिया। जो भी पड़ोस वाले सिटीज़ हैं, तो मेजर जो सिटी है वहाँ पर कोई बड़ा पावर प्लांट है, वहीं सर जो है पानी की सप्लाई और इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई जो है वो नेबर वाली सिटी में जाती है, और वहाँ का जो वेस्ट है उसका डिस्पोजल सिटी के अंदर जो है वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट है वहीं पर होता है। हाउसिंग एंड अर्बन एक्सपांशन, हाउसिंग पैटर्न्स, रेजिडेंट्स में चूज टू लिव सब अर्बन और रूरल एरियाज वाइल वर्किंग इन द सिटीज़। तो जो लोग रह रहे हैं वो या तो रूरल एरिया में रहना पसंद करते हैं, वहाँ रह सकते हैं, सब अर्बन एरिया, मिक्स अर्बन एरिया में रहना पसंद करते हैं तो वहाँ रह सकते हैं। अर्बन स्प्रॉल, ग्रोथ ऑफ सिटी कैन लीड टू द एक्सपांशन ऑफ अर्बन एरियाज इनटू सराउंडिंग रीजन। तो क्या होता है कि जैसे सिटी है, अब सिटी धीरे धीरे कि जैसे आपने भी देखा ऑब्जर्व किया होगा कि आपकी जो सिटी, अगर आप आपके आसपास ऑब्जर्व करेंगे, आज से 20 साल पहले सिटी छोटी सी बाउंड्री में थी, अब धीरे धीरे आपने देखा कि यार वहाँ पर भी प्लाट कट गए, वहाँ पर भी प्लाट कट गए, ऐसा होता है ना। तो सिटी क्या है, धीरे धीरे एक्सपांड करती जा रही है, तो वो भी एक तरह से इसको अर्बन स्प्रॉल बोलते हैं। तो सराउंडिंग रीजन भी अर्बन एरिया में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। एनवायरमेंटल कंसिडरेशन, रिसोर्स यूज, सिटी में ड्रॉ नेचुरल रिसोर्स फ्रॉम सराउंडिंग रीजन्स टू फॉर एनर्जी, वाटर एंड मटेरियल। तो आसपास के जो गांव है वहाँ पर कोई डैम है, कोई वाटर की सप्लाई है, तो जो सिटी है वो वहाँ से पानी की सप्लाई वापस ले सकती है। इम्पैक्ट ऑन इकोसिस्टम, अर्बन डेवलपमेंट कैन इम्पैक्ट द नेचुरल एनवायरनमेंट इन द सराउंडिंग रीजन अफेक्टिंग इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड वाटर सोर्सेज। तो इसका एक इम्पैक्ट आ सकता है इकोसिस्टम के ऊपर,
अर्बन डेवलपमेंट का, वहाँ पर पानी की कमी हो सकती है, बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट कर सकते हैं, है ना, नेचुरल एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं। कल्चरल एंड सोशल कनेक्शन, कम्युनिटी टाइज, पीपल ऑफन मेंटेन सोशल कनेक्शन अक्रॉस अर्बन रूरल एरियाज विद इन दी रीजन। तो अर्बन जैसे रूरल एरियाज में आप आज भी जानते हैं कि लोग घर जाते हैं ना, जैसे मान लीजिए आजकल सिटी में तो क्या होगा कि पड़ोसी को नहीं जानता है ना, लेकिन गांव में क्या होता है कि एक पड़ोसी, दो पड़ोसी, है ना, तो कोई घर पे कहीं बाहर जा रहा है तो पड़ोस वाले से बोल के जाता है कि भैया आप यहाँ पर मेरे घर का ध्यान रखना, मेरे गाय भैंसों को जो है चारा डाल देना, दूध निकाल लेना, अब इस टाइप की चीज़ें, है ना, तो वो चीज़ें कम्युनिटाइज होता है। कल्चरल एक्सचेंज, सिटीज़ में इन्फ्लुएंस एंड बी इन्फ्लुएंस्ड बाय दी कल्चरल प्रैक्टिस एंड ट्रेडिशन ऑफ सराउंडिंग रीजन्स। अब आसपास के एरिया में मान लीजिए कोई बहुत बड़ा गांव है, वहाँ पर एक पर्टिकुलर फेस्टिवल बहुत फेमस है, तो उस दौरान सिटी वाले जो हैं उस फेस्टिवल को वो सेलिब्रेट कर सकते हैं वो लोग भी, ठीक है। एजुकेशन एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज, एक्सेस टू सर्विस, रेजिडेंट्स ऑफ सराउंडिंग रीजन्स ऑफन रिले ऑन अर्बन सेंटर फॉर एक्सेस फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। तो जैसे 12वीं तक तो स्कूल सब जगह मिल जाते हैं, लेकिन अगर कॉलेज जाना है तो फिर वहाँ जो पास के सराउंडिंग बच्चे आ रहे हैं उन्हें कॉलेज के लिए सिटी के अंदर आना पड़ता है ना। यूनिवर्सिटीज़ एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन सिटीज़ में कोलैबोरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इन दी ब्रॉडर रीजन। तो जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो भी रिसर्च इंस्टीट्यूशन हैं, तो वो जो आसपास का रीजन है वहाँ पर अगर कोई बड़ा स्कूल है तो उनसे वो एक कोलैबोरेट कर सकते हैं नॉलेज एक्सचेंज के लिए। लेबर मार्केट डायनामिक्स, जो अपॉर्चुनिटीज, सिटी अट्रैक्ट वर्कर फ्रॉम सराउंडिंग रीजन सीकिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। सिटी के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है, डेली वेजेस पे काम मिल जाता है ना, उनको वो अट्रैक्ट कर सकती है। स्किल एक्सचेंज, वर्कर में कम्यूट बिटवीन अर्बन एंड सराउंडिंग एरिया कंट्रीब्यूटिंग टू एक्सचेंज ऑफ स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज। तो वर्कर भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, है ना, जैसे कोई रूरल में काम कर रहा है तो वो सिटी में चला जाएगा, है ना, कोई मान लीजिए बहुत बड़ा ही है या लकड़ी का काम करने वाला है तो वो सिटी में जाके अपना काम कर सकता है। तो एक्सचेंज ऑफ स्किल्स भी होता है, एक्सपर्टाइज भी बनती है। प्लानिंग एंड गवर्नेंस, रीजनल प्लानिंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग अथॉरिटीज इज क्रूशियल टू इंश्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम करना चाहते हैं उसको इंश्योर करने के लिए हमें जो भी डिफरेंट अर्बन रीजनल प्लानिंग अथॉरिटीज़ है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पॉलिसी अलाइनमेंट, पॉलिसी रिलेटेड टू लैंड यूज, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुड कंसिडर द इंटरकनेक्टनेस ऑफ द सिटी एंड इट्स रीजन। जो भी सिटी है उसके आसपास के जो रीजन्स हैं वो पॉलिसीज़ को, उन रीजन्स को ध्यान में रखते हुए ही हमें पॉलिसीज़ को बनाना चाहिए। Challenges and opportunities, infrastructure strain, rapid urbanization can strain infrastructure in both cities and their surrounding regions। तेज़ी से अगर अर्बनाइजेशन हो रहा है तो क्या होता है कि ना सिटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे कम पड़ जाता है, लोग बहुत तेज़ी से सिटी के अंदर आ जाते हैं तो वहाँ की रोड जो हैं वो बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है, ट्रैफिक जाम होने लग जाता है ना, और घरों की व्यवस्था नहीं होती है, लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहने लग जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से स्ट्रेन, मतलब जो आपका तनाव या परेशानी डेवलप करता है, ठीक है। इक्विटेबल डेवलपमेंट, इंश्योरिंग दैट बेनिफिट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट एक्सटेंड टू द सराउंडिंग रीजन एंड एड्रेसिंग डिस्पैरिटीज। तो जो अर्बन एरिया, जो सिटी का एरिया है वो थोड़ा बाहर तक भी डेवलप हो और उससे आसपास के जो सराउंडिंग रीजन्स है उन्हें भी मदद मिले। स्पेशल प्लानिंग इन रीजनल डेवलपमेंट, इंटीग्रेटेड प्लानिंग, स्पेशल प्लानिंग दैट कंसीडर द एंटायर सिटी रीजन हेल्प्स मैनेज ग्रोथ एंड बैलेंस डेवलपमेंट। तो पूरी की पूरे एक रीजन को हम एक मानकर उसकी बैलेंस डेवलपमेंट की तरफ हम काम कर सकते हैं। रीजनल डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज, कोलैबोरेटिव स्ट्रेटजीज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन एनहेंस दी कम्पिटिवनेस इन द एंटायर रीजन। जो भी पूरा का पूरा रीजन है उसके अंदर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, पूरे रीजन को एक मानकर और कॉम्पिटिटिवनेस के साथ पूरे एंटायर रीजन को हम डेवलप करने की तरफ काम कर सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन इफेक्ट, ग्लोबल कनेक्टिविटी, सिटीज़ ऑफन सर्व एज ग्लोबल हब्स इन्फ्लुएंसिंग रीजनल इकोनॉमिक्स एंड कनेक्टिविटी। तो सिटीज़ जो हैं जनरली एक ग्लोबल हब की तरह काम कर रही हैं जो रीजनल इकोनॉमिक और कनेक्टिविटी को भी बढ़ावा देती है। ग्लोबल कंट्रीब्यूशन, रीजन कम्पीट ग्लोबली फॉर इन्वेस्टमेंट, टैलेंट एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़। तो जैसे एरिया है तो जैसे ये सिटी वाला एरिया तो ये हो गया, आप सिटी के बाद सराउंडिंग में ये पूरा गांव हो गया, अलग अलग गांव, तो ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, आपका एक रीजन कहलाएगा, है ना। तो यहाँ पर एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए पूरा का पूरा एक रीजन मान के हमें पॉलिसीज डेवलप करनी पड़ेगी। टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट, डिजिटल कनेक्टिविटी, टेक्नोलॉजी इनेबल सीमलेस कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन बिटवीन अर्बन एंड रीजनल एरियाज। तो जो अर्बन एरियाज़ हैं, जो सिटी के आसपास के एरियाज़ हैं, उनके अंदर टेक्नोलॉजी है उसमें सीमलेस कम्युनिकेशन होना चाहिए, कोलैबोरेशन होना चाहिए। टेक्नोलॉजी कैन फैसिलिटेट रिमोट वर्क, पोटेंशियली अल्टरिंग ट्रेडिशनल सिटी रीजन्स डायनामिक्स। टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हुए हम सिटी के बाहर सराउंडिंग में भी हम चीज़ें डेवलप कर सकते हैं ताकि वहीं के वहीं लोग रहकर काम कर सकें।
Policy coordination, inter-municipal cooperation, coordination between neighboring municipalities and regional authorities is essential for effective governance, है ना। तो आस पड़ोस की जो भी, जैसे मान लीजिए पंचायत है, आपकी सिटी की जो गवर्नेंस है, अब ये कुछ एरिया है जो पंचायत में भी आ रहा है और म्यूनसिपल सिटी के एरिया में, दोनों के बीच में आ रहा है, दोनों मिलकर वहाँ पर कोई काम करवा सकते हैं। शेयर्ड पॉलिसीज इश्यूज लाइक ट्रांसपोर्टेशन, इन्वायरमेंटल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, है ना, रीजनल कोहेरेंस को बढ़ावा देने के लिए जो पॉलिसीज़ हैं वो अर्बन, ग्रामीण की और सिटी की जो है पॉलिसीज़, वो कुछ कॉमन पॉलिसीज़ भी हो सकती है। रेजिलेंस एंड सस्टेनेबिलिटी, एनवायरमेंटल रेजिलेंस कंसिडरिंग द इकोलॉजिकल रेजिलेंस फॉर बोथ अर्बन एंड रीजनल एरियाज। तो जो भी इकोलॉजी है, आसपास का जो सराउंडिंग, जो वन्य जीव हैं, जो पेड़ पौधे हैं, वो उसके लिए रेजिलेंस होना चाहिए कि उनको हम मतलब डिस्टर्ब नहीं करेंगे। साथ ही साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है, इकोनॉमिक ग्रोथ और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, पूरे सिटी रीजन के अकॉर्डिंग हम अक्रॉस दी सिटी और रीजन हम उस सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाते हुए बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाएंगे। अर्बन ग्रोथ एंड सिस्टम ऑफ सिटीज़। तो दोस्तों, अभी तक आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ 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 आप टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर लीजिए, ताकि मुझे ऐसे ही मोटिवेशन मिलता रहे, मैं आपके लिए काम करता रहूँ। एक सेकंड। Urban growth and system of cities. Urban growth and system of cities refer to the dynamic process and patterns of expansion, development and organization of urban areas within a broader geographical context. तो एक डायनामिक प्रोसेस और पैटर्न ऑफ एक्सपांशन है, जिससे क्या हो रहा है कि अर्बन एरिया जो है धीरे धीरे वो ब्रॉडर एरिया में फैल रहा है। द सिस्टम ऑफ सिटी इनकम्पासेस द हायरार्किकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिटीज एंड देयर फंक्शनल रिलेशनशिप विद इन अ रीजन और कंट्री। तो जो सिटी है उसका, उसके रीजन में क्या फंक्शनल रिलेशनशिप है उसको समझना, है ना। अर्बन ग्रोथ सिस्टम सिटीज इज क्रूशियल फॉर इफेक्टिव अर्बन प्लानिंग, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका सस्टेनेबल मैनेज करना और इफेक्टिव अर्बन प्लानिंग और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आइए पढ़ते हैं कुछ की एस्पेक्ट्स जो कि अर्बन ग्रोथ और सिस्टम ऑफ सिटीज़ हैं। अर्बन ग्रोथ डेफिनेशन की बात करते हैं। अर्बन ग्रोथ रेफर्स टू द इंक्रीज इन फिजिकल एक्सटेंट एंड पॉपुलेशन ऑफ अर्बन एरियाज ओवर टाइम। तो ये सिटी है, अब सिटी अभी तो इतनी बड़ी है, धीरे धीरे ये सिटी क्या और यहाँ तक फैल गई, यहाँ पे घर बनने लग गए और साथ ही साथ इसी पॉपुलेशन जो है टाइम के अकॉर्डिंग धीरे धीरे बढ़ रही है। तो इसको क्या बोलेंगे, अर्बन ग्रोथ बोलेंगे, है ना। अब क्या क्या ड्राइवर्स हैं अर्बन ग्रोथ के? ड्राइवर्स जो हैं, पहला है पॉपुलेशन ग्रोथ, नेचुरल पॉपुलेशन इंक्रीज एंड रूरल टू अर्बन माइग्रेशन कंट्रीब्यूट टू अर्बन पॉपुलेशन ग्रोथ। जैसे नेचुरली पॉपुलेशन ग्रो हो रही है एक तो वो, और गांव से शहरों की तरफ जो आकर्षण है जिसके कारण पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है वो, ये एक ड्राइवर्स हैं अर्बन ग्रोथ के। दूसरा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, सिटी के अंदर जो है एम्प्लॉयमेंट की अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती है, सुख सुविधाएं अच्छी होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज इंटेंसिटीज, है ना, जो अर्बन ग्रोथ के पेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो ये कुछ ड्राइवर्स हैं अर्बन ग्रोथ के। पैटर्न्स ऑफ अर्बन ग्रोथ, अब क्या होता है, पहला है लीनियर एक्सपेंशन, सिटीज़ में ग्रोथ अलोंग ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर्स और लीनियर पैटर्न्स। तो कई बार क्या होता है, जैसे ये हाईवे है, अब हाईवे के, है ना, साइड में जो है पूरी सिटी धीरे धीरे ग्रो करने लग गई, है ना। तो इस टाइप की जो है इसको क्या बोलते हैं, लीनियर सिटी बोलते हैं। जैसे बॉम्बे है, अब बॉम्बे क्या है, बॉम्बे भी एक लीनियर सिटी है ना। बॉम्बे में क्या है, ये वो समुद्र तल है, समुद्र है सिटी, है ना, उसकी के साइड में वो सिटी जो है डेवलप हो रही है। तो वहाँ जो आप जो लोकल में जाएंगे तो सुबह एक तरफ का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा दिखेगा, शाम को एक तरफ का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा दिखेगा। सेंट्रिफ्यूगल ग्रोथ, अर्बन एरिया में एक्सपांड आउटवर्ड फ्रॉम सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। तो कई बार क्या होता है कि ये जैसे सेंट्रल CBD है, फिर धीरे धीरे सराउंडिंग में इस टाइप से भी ग्रोथ होती है। सेक्टरल ग्रोथ भी होती है, जैसे अलग अलग सेक्टर्स में, है ना, इस टाइप से जो है अलग अलग सेक्टर्स में सिटी की ग्रोथ होती है। अर्बन चैलेंजेस ऑफ अर्बन ग्रोथ, challenges of urban growth, infrastructure strain, rapid growth can lead challenge in providing adequate infrastructure and services। अगर तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ती है तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे ट्रांसपोर्टेशन का हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का हो गया, वाटर सप्लाई का हो गया, हर एक चीज़ के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, उसे हम टाइम से प्रोवाइड नहीं कर पाते। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर एक दबाव बढ़ता है, तनाव बढ़ता है। हाउसिंग डिमांड, इंक्रीज पॉपुलेशन में रिजल्ट इन डिमांड फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग। तो अफोर्डेबल हाउसिंग की डिमांड्स, अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो वहाँ पर अफोर्डेबल हाउसिंग की जो डिमांड है वो इंक्रीज़ हो सकती है। एनवायरमेंटल पे कहीं ना कहीं बुरा इम्पैक्ट आ सकता है, जो वहाँ पर हैबिटेट है, जो वहाँ का नेचुरल जीव जंतु रहते हैं वो खो सकते हैं, उनका नुकसान हो सकता है, पोल्यूशन इंक्रीज़ हो सकता है। अर्बनाइजेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अर्बन ग्रोथ इज ऑफन
associated with economic development as cities become a center of commerce, industry and innovation, है ना। जनरली अर्बनाइजेशन होता है वो इकोनॉमिक ग्रोथ से उसी का सारा मतलब होता है, और कॉमर्स इंडस्ट्री का हब बनाने की तरफ हम लोग ट्राई कर रहे हैं। अर्बनाइजेशन इज की फीचर फॉर द ट्रांजिशन फ्रॉम एग्रेरियन इकोनॉमी टू इंडस्ट्रियल एंड सर्विस ओरिएंटेड इकोनॉमीज। तो अर्बनाइजेशन क्या हो रहा है कि जैसे गांव था, गांव के अंदर पहले कृषि प्रधान था, कृषि ज़्यादा होती थी, अब वहाँ से वो शिफ्ट होते होते धीरे धीरे इंडस्ट्री और सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री वहाँ पर आ गई है। तो इसका मतलब उसका अर्बनाइजेशन हो गया है। सिस्टम ऑफ सिटीज़। दोस्तों अभी तक आप मेरा लेक्चर यहाँ तक देख रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत गलत बात है। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आप ही लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, है ना। डेफिनेशन, द सिस्टम ऑफ सिटी रेफर टू हायरार्किकल अरेंजमेंट ऑफ फंक्शनल रिलेशनशिप अमंग सिटीज़ विद इन ए जियोग्राफिक रीजन। तो जो भी एक जियोग्राफिक रीजन है, अब यहाँ पर सिटी ए है, सिटी बी है, सिटी सी है, सिटी डी है, उनका एक रिलेशनशिप, उसे हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ सिटीज़। सेंट्रल प्लेस थ्योरी डेवलप्ड बाय वाटर क्रिस्टलर। अब ये ध्यान रखिएगा, सेंट्रल प्लेस थ्योरी किसने डेवलप की? वोल्टर क्रिस्टलर। ये आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन की सिटी सेंट्रल प्लेस थ्योरी वोल्टर क्रिस्टलर ने। Central place theory explains the spatial distribution of cities based on economic principles, suggesting a hierarchy of central place serving surrounding areas। मतलब यहाँ क्या हो रहा है कि एक सेंट्रल एरिया होता है, यहाँ पर सारी की सारी इंडस्ट्री यहाँ पर लगी हुई है ना। उसके बाद जो सराउंडिंग सिटीज़ है वो सारी की सारी सिटीज़ जो है इस मेन सिटीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब जो कच्चे माल से जो पक्का माल आ रहा है वो यहाँ से सप्लाई होता है। इस टाइप की जो थ्योरी होती है उसे हम बोलते हैं सेंट्रल प्लेस थ्योरी। हायरार्की ऑफ सिटी, सबसे पहले होती है प्राइमेट सिटी, प्राइमेट सिटी that significantly surpass others in size and influence। सेकंड इज स्मॉलर सिटी विद स्पेसिफिक इकोनॉमिक फंक्शन, और टर्शियरी टाउन जो लास्ट टाउन्स होते हैं, छोटे छोटे लोकल पॉपुलेशन रहती है। प्राइमेट सिटी मतलब जो एक सिग्निफिकेंट 10 लाख की पॉपुलेशन, 50 लाख की पॉपुलेशन को पास कर चुकी है ना, एक अच्छी इफेक्टिव साइज होती है। स्मॉलर सिटीज़ विद स्पेसिफिक इकोनॉमिक फंक्शन, रीजनल इंपॉर्टेंस उनकी होती है। टर्शियरी सिटीज़ में अंदर जो छोटी छोटी जो लास्ट लेवल की सिटीज़ आती है, गाँव आते हैं, वो आते हैं। Functional differentiation, cities within a system often specialize in certain economic, cultural and administrative function। तो कोई सिटी, जैसे उदयपुर की बात करूँ राजस्थान में, तो उदयपुर में क्या होता है कि वो एक तरह से टूरिस्ट सिटी है। आपके अभी से बनारस है, प्रयागराज है, तो इन्हें भी एक तरह से टूरिस्ट सिटी बनाया गया है ना। स्पेशलाइजेशन contributes to the overall efficiency and complementarity of the system। तो स्पेशलाइजेशन कंट्रीब्यूट्स जो सिटी है उसकी ओवरऑल एफिशिएंसी और उसको कैसे कॉम्प्लीमेंट करती है उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। इंटरकनेक्टनेस एंड फ्लो, सिटीज़ विद इन ए सिस्टम आर कनेक्टेड थ्रू ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एंड इकोनॉमिक फ्लोज। तो जो सिटीज़ हैं आपस में वो ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क के थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू और इकोनॉमिक फ्लो की, यहाँ से कुछ इकोनॉमिक जो मेन गांव वाले पास वाले से कस्बे में जा रहा है, दूसरी सिटी में जा रहा है, उसके थ्रू वो कनेक्ट होती है। नेटवर्क ऑफ ट्रेड बनता है, इकोनॉमिक एक्सचेंज होते हैं, कम्युनिटी लिंक बनते हैं, कंट्रीब्यूट टू इंटरडिपेंडेंस होती है। ग्लोबल एंड रीजनल सिस्टम, सिटीज़ कैन बी पार्ट ऑफ ग्लोबल सिस्टम्स एंड रीजनल सिस्टम्स, है ना। नेक्स्ट, polycentric development, some region embrace polycentric development with multiple urban centers and similar importance। तो कुछ रीजन्स हैं जिन्हें पॉलीसेंट्रिक डेवलपमेंट होता है। मतलब पॉलीसेंट्रिक का मतलब कि एक ही रीजन के अंदर यहाँ कोई बड़ी इंडस्ट्री है, सिटी ए में, बी में भी बड़ी इंडस्ट्री है, सी में भी कोई बड़ी इंडस्ट्री है, तो अलग अलग जगह पर मतलब सिमिलर इंपॉर्टेंस के जो है अर्बन सेंटर्स डेवलप हो जाते हैं। पॉलीसेंट्रिज्म कैन कंट्रीब्यूट टू मोर बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। तो अलग अलग जगह पर हो रहे हैं तो उससे बैलेंस ग्रोथ होगी, यहाँ के लोगों को यहाँ से फ़ायदा मिल जाएगा, यहाँ के लोगों को यहाँ से फ़ायदा मिल जाएगा, यहाँ के लोगों को यहाँ से फ़ायदा मिल जाएगा, है ना। इमर्जिंग क्या है, मेगा रीजन्स है ना। मेगा रीजन्स आर लार्ज इंटीग्रेटेड नेटवर्क एंड सिटीज एंड मेट्रोपोलिटन एरिया फंक्शन एज इंटरकनेक्टेड इकोनॉमिक एंड सोशल एंटिटीज। अब जैसे आजकल मेगा रीजन बन गए, जैसे दिल्ली हो गया ना, अब दिल्ली का एक मेगा रीजन है, लगभग 2 करोड़ पब्लिक दिल्ली में रहती है। लेकिन ये कहीं ना कहीं अब जो है सेचुरेशन की तरफ आगे बढ़ चुकी है। जो बड़ी सिटीज़ है ना, दिल्ली हो गया, बॉम्बे हो गया, अब यहाँ पर ये अपने सेचुरेशन में पहुँच चुकी है। अब ये धीरे धीरे बढ़ने की जगह धीरे धीरे वहाँ से लोग माइग्रेट होना चालू हो चुके हैं। दे ऑफन ट्रांसेंड ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज। अब इनकी कुछ ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज होती है मेगा सिटीज़ की, उसकी भी पार चली जाती है ना। जो मतलब जंगल है, जंगल के पार आगे लोग रहने लग गए। पॉलिसी इम्प्लीकेशन, अर्बन पॉलिसी शुड कंसिडर द रोल ऑफ रिलेशनशिप ऑफ सिटीज़ विद इन द ब्रॉडर सिस्टम। तो एक
बोल सकते हैं कि आप जो भी सिटीज़ हैं तो पॉलिसीज़ का प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए, जो भी डिफरेंट सिटीज़ आपस में इंटरकनेक्टेड है उनके बीच में। बैलेंस डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज में इन्वॉल्व इन्वेस्टमेंट इन मल्टीपल अर्बन सेंटर्स एंड अवॉइड एक्सेसिव कंसंट्रेशन। तो इसका मतलब ये कि जो पॉलिसी आ रही कि एक ही जगह पर सारा का सारा निवेश आने की जगह अलग अलग जगह पर निवेश आए, जिससे क्या होगी हर एक एरिया के लोगों को फ़ायदा मिले। कॉन्टेम्प्रेरी ट्रेंड्स, तो दोस्तों आप अभी तक मेरा वीडियो देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो बहुत ही गलत बात है, प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ग्लोबलाइजेशन एंड कनेक्टिविटी, ग्लोबलाइजेशन हैज़ इंटेंसिफाइड लिंकेज बिटवीन सिटीज़ मेकिंग देम इंटीग्रल पार्ट ऑफ ग्लोबल नेटवर्क, एडवांस इन ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, फैसिलिटेट रैपिड एक्सचेंज ऑफ गुड्स सर्विस एंड इन्फॉर्मेशन। तो ग्लोबलाइजेशन होने से जो है सिटीज़ के बीच में लिंकेजेस बढ़ चुके हैं, साथ ही ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन जो है अच्छा होने से उनके बीच में जो गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, इन्फॉर्मेशन है, उनका रैपिड एक्सचेंज होने लगा है। मतलब फटाफट एक सिटी से सिटी ए से सिटी बी में आजकल फटाफट ट्रेन में मालगाड़ी में माल रखा, वो सिटी बी में पहुंच गया अगले दिन। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, टेक्नोलॉजी हब्स एंड इनोवेशन क्लस्टर एंड इमर्जिंग एज इन्फ्लुएंशियल नोड्स इन सिस्टम ऑफ सिटीज। डिजिटल कनेक्टिविटीज अलाउज फॉर रिमोट वर्क एंड कोलैबोरेशन इम्पैक्टिंग ट्रेडिशनल पैटर्न ऑफ अर्बन ग्रोथ। तो भी अर्बन ग्रोथ है उसके लिए ट्रेडिशनल पैटर्न्स को बोल सकते हैं कि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन या हम क्लस्टर्स बना सकते हैं, नोड्स बना सकते हैं सिटी के अंदर, और डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा दे सकते हैं, कोलैबोरेशन को बढ़ावा दे सकते हैं। सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट, सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी सीक टू बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ विद एनवायरमेंटल स्टेवर्डशिप, कॉम्पैक्ट अर्बन फॉर्म्स एंड ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट टू सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन। तो जब हम बोल सकते हैं कि कॉम्पैक्ट अर्बन फॉर्म्स मतलब ज़्यादा डेंस अर्बनाइजेशन और साथ साथ ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर हम बढ़ावा देते हैं तो वो सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन को बढ़ावा दे सकता है। ठीक है। मेट्रो एंड मेगा सिटीज़ प्रॉब्लम एंड इश्यूज़, तो दोस्तों ये आई थिंक इस पूरे जो है लेक्चर अपने इसका लास्ट टॉपिक होने वाला है। लास्ट आई थिंक 10-12 मिनट और हम इस लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। और आप अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी भी टाइम है, प्लीज़ 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 2 मिनट लग रहे हैं आपको, सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। मेट्रो एंड मेगा सिटीज़ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज़। मेट्रो एंड मेगा सिटीज़ कैरेक्टराइज बाय हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। बहुत ज़्यादा, जैसे मेट्रो एंड मेगा सिटीज़ की मैं जनरलाइज बात बताता हूँ कि 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ से ऊपर की जो पॉपुलेशन होती है वो मेट्रो या मेगा सिटीज़ कहलाती है ना। हब्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, इनोवेशन, कल्चरल एंड डाइवर्सिटी। अब दिल्ली की बात करता हूँ, दिल्ली में हर चीज़ अवेलेबल है ना, पार्लियामेंट्री मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट अवेलेबल है, बहुत सारी मेजर नंबर ऑफ इंडस्ट्री अवेलेबल है। लेकिन वहाँ पर प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, रेंट बहुत ज़्यादा है, ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है, एनवायरनमेंट का आप देखते हो डेली खबर आती है डिग्रेडेशन हो रहा है ना, तो कुछ परेशानियां हमें होती है। तो ये सारी की सारी जो सिटीज़ हैं क्या कहलाती है? मेट्रो या मेगा सिटीज़ कहलाती है। अब क्या क्या चैलेंजेस हैं इसके अंदर? ओवर क्राउडिंग एंड कंजेशन। सबसे पहला जो प्रॉब्लम है कि वहाँ पर आप कहीं भी जाएंगे आपको ओवर क्राउडिंग, बहुत ज़्यादा भीड़ मिलेगी, कंजेशन, कई बार जगह जगह पर आपको जाम देखने को मिलेंगे। मेट्रो एंड मेगा सिटीज़ आर ऑफन ओवर क्राउडेड, हाई पॉपुलेशन डेंसिटीज एंड लिमिटेड स्पेस, दिस कैन लीड टू ट्रैफिक कंजेशन, एयर पोल्यूशन, लेक ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग। ज़्यादा पॉपुलेशन होने के कारण से क्या होता है कि जगह जगह पर हमें ट्रैफिक जाम देखने को मिलता है ना, एयर पोल्यूशन देखने को मिलता है, और अफोर्डेबल हाउसिंग की हमें कमी देखने को मिलती है। जो रेंट जो वहाँ पर होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। पॉवर्टी एंड इनइक्वलिटी, मतलब जो अमीर है वो बहुत ज़्यादा अमीर है और जो गरीब है वो बहुत ज़्यादा गरीब है, तो इनइक्वलिटी देखने को मिलती है, गरीबी देखने को मिलती है, जिससे क्या होता है कि सोशल अनरेस्ट देखने को मिलता है, क्राइम होता है ना, बेसिक सर्विस के एक्सेस कम हो जाता है। Environmental degradation. Metro and mega cities are major contributors to environmental degradation. They generate large amount of waste, consume vast amount of resource and produce significant greenhouse gas emission. तो एनवायरनमेंट का भी डिग्रेडेशन होता है क्योंकि यहाँ से क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं फैक्ट्रियाँ होती है, वाटर जो है गंदा पानी होता है ना, उसको नदी में छोड़ दिया जाता है, ग्रीन हाउस गैस इमिशन बहुत ज़्यादा होता है। क्लाइमेट चेंज, मेट्रो एंड मेगा सिटीज़ पर्टिकुलरली वल्नरेबल टू इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज सच एज सी लेवल राइज, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स एंड वाटर स्केर्सिटी। तो मेगा सिटीज़ ही जनरली जिम्मेदार हैं, बहुत ज़्यादा पानी की कमी अगर हो रही है, समुद्र का पानी बढ़ रहा है, वेदर इवेंट्स, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स देखने को मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो क्लाइमेट चेंज है वो मेगा सिटीज़ के कारण ही हमें देखने को मिलता है। गवर्नेंस एंड चैलेंजेस, मेट्रो एंड मेगा सिटीज़ ऑफन फेस गवर्नेंस चैलेंजेस सच एज करप्शन, लेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, इनएडिक्वेट कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नेंस। तो यहाँ पर हमें बहुत सारा करप्शन देखने को मिलता है, ट्रांसपेरेंसी की कमी देखने को मिलती है, और कोऑर्डिनेशन हमें अलग अलग जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन देखने को नहीं मिलता है। पॉपुलेशन डेंसिटी एंड ओवर क्राउडिंग प्रॉब्लम, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी लीड टू ओवर क्राउडिंग,
इमेंस प्रेशर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग एंड सर्विसेज। जो भी सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, भले ही वाटर सप्लाई हो, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो, उसके ऊपर एक इमेंस प्रेशर हमें देखने को मिलता है ना। अगर पॉपुलेशन और ओवर क्राउडिंग हो रही है, लिमिटेड स्पेस एंड रिसोर्स कंट्रीब्यूट टू कंजेशन, लो कम्यूट्स एंड रिड्यूस क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो बहुत ही ज़्यादा जाम लगते हैं, लंबी लंबी लाइनें देखने को मिलती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ रिड्यूस हो जाती है। ट्रैफिक कंजेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन चैलेंजेस, मेगा सिटीज ऑफन एक्सपीरियंस सीवियर ट्रैफिक कंजेशन ड्यू टू हाई व्हीकल डेंसिटी, इनएडिक्वेट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, इनसफिशिएंट रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। प्रॉपर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, इनसफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन मतलब मेट्रो रेल वहाँ पर नहीं होना, सिटी बस का सिस्टम जो है वो प्रॉपर नहीं होना, है ना। इस वजह से हमें वहाँ पर जो है क्या बोलते हैं, ट्रैफिक कंजेशन जाम देखने को मिलता है। इश्यूज़ की अगर बात करें, कंजेशन से क्या होता है, कम्यूट जो ट्रैवल टाइम है वो इंक्रीज हो जाता है, एयर पोल्यूशन होता है, इकोनॉमी को लॉस होता है। हाउसिंग शॉर्टेज एंड इनफॉर्मल सेटलमेंट्स प्रॉब्लम, रैपिड अर्बनाइजेशन रिजल्ट इन शॉर्टेज ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग लीडिंग टू इमरजेंस ऑफ इनफॉर्मल सेटलमेंट एंड स्लम्स। तो जैसे जैसे अर्बनाइजेशन हो रहा है, लोग वहाँ पर बढ़ रहे हैं तेज़ी से, तो क्या हो रहा है कि वहाँ पर झुग्गी झोपड़ियों की संख्या ज़्यादा देखने को मिलती है। इसे हम इनफॉर्मल सेटलमेंट बोलते हैं। इनफॉर्मल सेटलमेंट ऑफन लैक बेसिक कम्युनिटीज, सैनिटेशन, सिक्योरिटी, पोजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी रिस्क। तो वहाँ पर क्या होगा, अगर झुग्गी झोपड़ियों में लोग ज़्यादा रहने लग जाएंगे तो उनको वहाँ पर बेसिक कम्युनिटीज़, सैनिटाइजेशन, है ना, सिक्योरिटी की वहाँ पर परेशानी होगी, जिससे उनकी हेल्थ और सेफ्टी को रिस्क जनरेट होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेन प्रॉब्लम, द रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ पीपल स्ट्रेन एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग वाटर सप्लाई, सीवेज सिस्टम एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो बोल सकते हैं कि पीपल के ज़्यादा लोगों के कारण इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव आएगा, इससे वाटर सप्लाई, सीवेज सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी प्रभावित हो सकती है। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर हैम्पर सर्विस डिलीवरी एंड कंट्रीब्यूट्स टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। प्रॉपर अगर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहेगा तो उससे एनवायरमेंट का डिग्रेडेशन देखने को मिलेगा। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, मेगा सिटीज़ ऑफन फेस चैलेंजेस रिलेटेड टू एयर वाटर पोल्यूशन, डिफोरेस्टेशन, लॉस ऑफ ग्रीन स्पेस। तो मेगा सिटीज़ में क्या होता है, धीरे 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 जो ग्रीन स्पेस होता है सराउंडिंग वाला वो रिड्यूस होता जाता है, डिग्रेडेशन होता है, डिफोरेस्टेशन, जो जंगल है वो काट दिए जाते हैं। एयर एंड वाटर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है इशू। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन से क्या होता है कि एक नेगेटिवली इम्पैक्ट आता है पब्लिक के हेल्थ पे, क्लाइमेट चेंज देखने को मिलता है, और ओवरऑल अर्बन रेजिलेंस जो है वो रिड्यूस हो जाता है ना। ठीक है, मतलब अर्बन फैलने से रोकने वाली जो चीज़ है वो रिड्यूस हो जाता है और अर्बन जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल जाता है। सोशल इनइक्वालिटी सेग्रीगेशन, मेगा सिटीज ऑफन विटनेस सोशल डिस्पैरिटीज विद एफ्लुएंट एंड इम्प्रोविज्ड कम्युनिटीज को एग्जिस्टिंग इन क्लोज प्रोक्सिमिटी। मतलब बहुत ज़्यादा करोड़पति का बंगला है, पास में झुग्गी झोपड़ियाँ बनी हुई है ना, जहाँ पे लोगों को बेसिक चीज़ों की भी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पा रही है। सोशल इनइक्वालिटी लीड्स टू सेग्रीगेटेड नेबरहुड्स, लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड सोशल टेंशन। तो उनको एजुकेशन, हेल्थ केयर और उस पर लिमिटेड एक्सेस मिलता है, वो पढ़ नहीं पाते हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटी उनको प्रॉपर नहीं मिल पाती है, और कहीं ना कहीं तनाव देखने को मिलता है हमें, चोरी चकारी, किडनैपिंग, है ना, इस टाइप की चीज़ें हमें देखने को मिलती है। वाटर स्कैर्सिटी एंड क्वालिटी प्रॉब्लम, मेगा सिटीज़ में एक्सपीरियंस वाटर स्कैर्सिटी ड्यू टू हाई डिमांड, पॉल्यूशन एंड इनएडिक्वेट वाटर मैनेजमेंट। इनएडिक्वेट वाटर मैनेजमेंट के कारण बोल सकते हैं कि पानी की कमी हमें ज़रूर देखने को मिलती है। अगर क्लीन वाटर नहीं मिलेगा तो हेल्थ के रिस्क बढ़ जाएंगे, है ना, और वाटर रिसोर्सेज पे कॉन्फ्लिक्ट्स भी डेवलप हो सकते हैं। पब्लिक हेल्थ के चैलेंजेस, इसमें प्रॉब्लम देखिए, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, इनएडिक्वेट सैनिटेशन कंट्रीब्यूट टू पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस इंक्लूडिंग स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। प्रॉपर अगर ज़्यादा डेंसिटीज़ होगी, पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस हो सकते हैं। और जो जैसे कोरोना आया था तो बहुत ज़्यादा दिल्ली, मुंबई में इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। आपने देखे होंगे 22,000 केस, 50,000 केस, 30,000 केस एक दिन में आते हैं। तो ये क्लोज प्रोक्सिमिटी में लोग रहते हैं, तो इन्फेक्शियस डिजीज़ जो है वो तेज़ी से फैल जाती है। इश्यूज़, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में बी ओवरवेल्म्ड एंड डिजीज आउटब्रेक कैन हैव सीवियर कॉन्सिक्वेंसेज। अगर कोई डिजीज़ का आउटब्रेक हो जाता है तो कहीं ना कहीं हमें सीवियर कॉन्सिक्वेंसेज देखने को मेगा सिटीज़ के अंदर मिल सकते हैं। इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी में कंसंट्रेटेड इन स्पेसिफिक सेक्टर लीडिंग टू डिस्पैरिटीज इन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ऐसा हो सकता है कुछ इकोनॉमिक सेक्टर में ही बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही हो, अब फैक्ट्री वाले जो हैं उनको जो वेजेस मिल रहे हैं वो वेजेस ही मिले हैं, लेकिन आप बोल सकते हैं कि जैसे आईटी सेक्टर है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो किस पर्टिकुलर एरिया में इकोनॉमिक वेजेस में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस, कि आईटी वाले अरबों कमा रहे हैं और फैक्ट्री वाले हज़ारों में भी नहीं कमा पा रहे हैं ना। लिमिटेड एक्सेस टू जॉब अपॉर्चुनिटी कंट्रीब्यूट टू पॉवर्टी एंड सोशल अनरेस्ट। जब जॉब अपॉर्चुनिटीज कम से कम होगी तो वहाँ पर क्या होगा, एक सोशल अनरेस्ट की स्थिति पैदा हो जाएगी, जो कि कहीं ना कहीं परेशानी के कारण बन सकती है। गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट प्रॉब्लम, मैनेजिंग मेगा सिटीज रिक्वायर एफिशिएंट गवर्नेंस स्ट्रक्चर बट ब्यूरोक्रेसी, करप्शन, इनएडिक्वेट प्लानिंग कैन हिंडर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। तो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर करप्शन हो गया, इनएडिक्वेट प्लानिंग होगी, ब्यूरोक्रेसी हो गई, ये सब जो है कहीं ना कहीं इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन को परेशान कर सकते हैं मेगा सिटीज़ के अंदर। लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस गवर्नमेंट एजेंसीज स्टेक होल्डर लीड टू
इनएफिशिएंसी एंड डिले इन डिसीजन मेकिंग। कई बार कोई चीज़ बननी होती है, अब वो एक से पारित कराया तो दूसरे से पारित करवाया, तीसरे से पारित कराया कि नगर निगम ने दे दिया तो म्यूनसिपल दूसरे वालों ने जो उस वहाँ की लोकल अथॉरिटी उन्होंने नहीं दिया, प्लानिंग कमीशन वालों ने नहीं दिया, उन्होंने दे दिया तो स्टेट गवर्नमेंट ने दिया, स्टेट गवर्नमेंट ने दिया तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया। दिल्ली में क्या परेशानी होती है, अरविंद केजरीवाल कुछ करता है, मोदी जी कहते हैं कि नहीं करेगा, मोदी जी कुछ कहते हैं, अरविंद केजरीवाल कहता है कि हमने किया है ना। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर हमें देखने को मिलती है। Infrastructure resilience problem. Megacities are vulnerable to natural disasters such as earthquake, flood, and storms. Ensuring the resilience of critical infrastructure to withstand and recover from disasters is a significant challenge. मेगा सिटीज़ में नेचुरल डिजास्टर्स के लिए वल्नरेबल होती है, अर्थक्वेक, फ्लड, तूफान वहाँ पर देखने को मिलते हैं और वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकते हैं, है ना। ठीक है, और रिकवर करने के लिए भी मतलब हमें एक रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। टेक्नोलॉजी डिस्ट्रप्शन एंड इनइक्वलिटीज़. The rapid pace of technological advancement may lead to disparities in access to digital service and exacerbate existing inequalities. तो जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रहा है तो उससे क्या हो रहा है कि बहुत तेज़ी से चीज़ें चेंज हो रही है। डिजिटल डिवाइड इज क्रूशियल फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड इंश्योरिंग द टेक्नोलॉजी बेनिफिट रीच ऑल सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। कई बार क्या होगा कि कुछ सेक्टर्स हैं, कुछ लोग हैं, उनके पास अच्छे कंप्यूटर हैं, अच्छे मोबाइल हैं, अच्छी चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी से वो बहुत आगे बढ़ चुके हैं, और कुछ जो एरिया है बहुत ज़्यादा गरीब है, उनको टेक्नोलॉजी का पूरा एक्सेस मिल ही नहीं पा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बन जाता है। Globalization pressure. Mega cities are often at the forefront of globalization, facing challenges related to competition, migration and integration into the global economy. तो मेगा सिटीज़ के अंदर हमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिलता है, लोगों का माइग्रेशन वहाँ पर हो रहा है ना, इंटीग्रेशन सभी को मिला के काम करना होता है। बैलेंसिंग द बेनिफिट एंड ड्रॉबैक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन वाइल इंश्योरिंग लोकल रेजिलेंस एंड आइडेंटिटी इज कॉम्प्लेक्स टास्क। तो पूरी मतलब ग्लोबलाइजेशन टास्क को भी साथ में रखना है, जो हमारे सिटी के इंटरनल टास्क हैं उनको भी पूरा करना है, तो एक बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क है, सबको साथ में बैलेंस करना और सबसे बेनिफिट लेना है ना। ठीक है, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। तो क्या होता है, जैसे जो आसपास का सराउंडिंग जो गांव होते हैं उसकी तुलना में जो सिटी होती है उसका टेम्परेचर 1 से 2 डिग्री 3 डिग्री ज़्यादा होता है। लार्ज एक्सपेंसेस ऑफ कॉन्क्रीट एंड लिमिटेड ग्रीन स्पेस कंट्रीब्यूट टू अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कॉजिंग एलिवेटेड टेम्परेचर इन मेगा सिटीज़। मेगा सिटीज़ के अंदर आप देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा एयर कंडीशनर जो है बहुत ज़्यादा लगेंगे, इससे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है क्या है, हमने कॉन्क्रीट का जाल बिछा रखा है, जिससे क्या होता है ग्रीन स्पेस जो है वो लिमिटेड हो गई है, और उसके कारण एक हीट जो सिटी का जो टेम्परेचर है वो गाँव के आसपास के सराउंडिंग के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री ज़्यादा होता है। हीट रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है, एनर्जी कंजप्शन जो है इंक्रीज हो सकता है कूलिंग के लिए, एनवायरमेंटल स्ट्रेस रिलेटेड फ्रॉम हीट आइलैंड इफेक्ट। हीट आइलैंड इफेक्ट के कारण जो एनवायरमेंटल है उस पर स्ट्रेस आ सकता है, पोल्यूशन जो है उसको बढ़ावा मिल सकता है, कूलिंग को बढ़ावा मिल सकता है। क्राइसिस प्रिपेयर्डनेस एंड मैनेजमेंट। दोस्तों आपने अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। Mega cities and need robust crisis management and preparedness plans for events such as pandemics, natural disasters, and social unrest. Ensuring the safety and well-being of population during crisis requires effective coordination resources. तो जब भी कोई पेंडेमिक आ जाए, नेचुरल डिजास्टर आ जाए, तो उसके लिए परेशानी बहुत ज़्यादा हो सकती है ना। और इश्यू क्या है कि पॉपुलेशन की वेलबींग, सेफ्टी को इंश्योर करना, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनके बीच में एक इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन हमें चाहिए, है ना, वो जनरली होता नहीं है। तो सारे मेगा एंड मेट्रो सिटीज़ जहाँ पर 1 करोड़ से ऊपर पॉपुलेशन है वहाँ के चैलेंजेस हैं। एड्रेसिंग दिस प्रॉब्लम्स इश्यूज इन मेट्रो एंड मेगा सिटीज रिक्वायर कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड अर्बन प्लानिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्ट्रेटजी एंड इफेक्टिव गवर्नेंस, कोलैबोरेटिंग एफर्ट्स इन्वॉल्विंग गवर्नमेंट, कम्युनिटीज, बिजनेस, सिविल सोसाइटी, एसेंशियल क्रिएट रेजिलेंट इनक्लूसिव एंड लिवेबल अर्बन एनवायरनमेंट्स। तो जब भी हम ऐसा काम कर रहे हैं तो सभी को मिलजुल कर मेगा सिटीज़ को हेल्प करनी चाहिए, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट हो गई, वहाँ की म्यूनसिपलिटी हो गई, वहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई। तो सभी अगर उस मेगा सिटी के लिए काम करेंगे, प्रॉपर तरीके से काम करेंगे, तो ही वो अच्छे से रन हो पाएगी, नहीं तो बहुत सारी परेशानियाँ हमें मेगा सिटी के अंदर देखने को मिलेगी। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। मिलते हैं।